प्लीज बैठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन इसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। देन हम आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज कमेंट्स करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और अगर जिन लोगों को भी प्योर क्लासिकल लव स्टोरी सुननी है, वो मेरे तीसरे के मेंबरशिप को बाय ऑन कर सकता है और पार्ट के लिए प्लस मैसेंजर को ज्वाइन कर सकता है। देखो, बीटीएस आर्मी का हिस्सा बनने के लिए बीटीएस चैनल को ज्वाइन कर सकता है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, जो लोग इंटरेस्टेड है ओनली फॉर वही आए और ज्वाइन करें, ठीक है ना। देन हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट में देखा कि विंग को विंग के फादर ने वाउचर्स बनाने के लिए दी, बैनर्स बनाने के लिए दिए होते हैं, जिसमें उसके डिजाइन को उसे समझ नहीं आ रहा होता है। तो जब वांगजी वहां से आता है उसे गिफ्ट्स देने के लिए, क्योंकि विंग उसका कार ले आया हुआ था, उसी के बदले में वो उसे गिफ्ट दे रहा होता है जिसमें घड़ी होती है। और वो घड़ी विंग के हाथों में भी पहना दी जाती है। विंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और फिर वांगजी ने उसे उस बैनर को बनाने में हेल्प किया था। और अपनी कार में जाने के बाद वांगजी विंग को ढेर सारा मैसेज किए हुए था। वही जब डैड को वो सारा दिखा रहा होता डिजाइन, जो कुछ भी उसने बना के लाया हुआ था, जब उसके डैड देखते हैं तो इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से विंग के फोन पे मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे। विंग जल्दी जल्दी अपना फोन ऑफ करके और वो पॉकेट में डाल लेता है, बट फिर भी उसके फोन पे ना लगातार पॉपअप मैसेज आए जा रहे थे, आए जा रहे थे, आए जा रहे थे। उसके डैड ना फाइल को रखते हुए कहते, विंग काम के वक्त फोन को साइलेंट पे रखो। विंग ना चाहते हुए उस फोन को साइलेंट कर देता, कहता आई एम सॉरी डैड, आई एम सो सॉरी डैड, आई एम रियली सॉरी डैड। और इतना बोल करके वो वापस से दिखाना शुरू करता है। जियांग जिंग भी बगल में ही खड़ा था और विंग के माथे पे आए हुए पसीने को वो नोटिस कर रहा था, लेकिन फिलहाल से वो कुछ भी नहीं कहता है। वो जब दिखा देता है, उसके डैड कहते हैं ठीक, गुड, तुमने बहुत अच्छा बनाया है विंग। और वो कहता है जियांग जिंग अब इसका इसका काम वापस कर दो और जाओ तुम दूसरा प्रोजेक्ट देखो। जियांग जिंग और विंग दोनों बाहर आ चुके थे। जियांग जिंग को थोड़ा सा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे लगा कि अगर विंग को वो इंगेज करेगा तो वो नहीं बना पाएगा। और जब दिमाग असंतुलित हो तो आइडियाज भी अच्छे नहीं आते हैं, इसलिए डैड से उसकी दोबारा से डांट पड़ने वाली होती। तो जियांग जिंग को ये सोच करके उसने ऐसा किया था, बट वो ऑलरेडी नहीं जानता था कि विंग के पास कोई तो है जीनियस माइंड करके, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर बाहर आके कहता है, वैसे मुझे लगा नहीं था विंग तुम इतनी जल्दी बना लोगे। हाँ, विंग कहता है, आह, क्या मतलब तुम्हारा कि मैं नहीं बना सकता? क्या सारा काम सिर्फ तुम्हें आता है आचिन, मैं नहीं कर सकता? इस पे आचिन कहता है, हाँ ऑफ कोर्स कर सकते हो, बट इतना जल्दी मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये बैनर बनाने में मुझे 8 दिन लग रहे थे और मैं इसका बेस भी तैयार नहीं कर पाया था, लेकिन तुमने बस आधे घंटे में ही बना डाला। अब ये क्या बोले भाई। इसके साथ इसका सो कॉल्ड हस्बैंड जो था, फिर भी कुछ भी नहीं बोलता है और वहां से वो ऑफिस के लिए अंदर आ जाता है। अंदर आकर के अब वापस से अपनी जगह पे बैठ जाता है और सबसे पहले तो फोन निकालता है जिसमें इतने सारे मैसेज थे। उसे देख कर कहता है, आह, छोड़ो भी इसे, मैं रात में देखूंगा। और वो वापस से काम करना स्टार्ट कर देता है रात के टाइम पे। रिंग अपने अपार्टमेंट में आराम से बैठ करके और मैसेज वगैरह टाइप कर रहा होता है। तभी अचानक से फिर से एक और मैसेज पॉपअप होता है। आईजी वगैरह वो भी खोल के देख रहा होता है। तो क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? मैंने दिन में भी इतना सारा मैसेज किया, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया है। और अभी भी तुमने रिप्लाई नहीं किया। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? हाँ। विंग जो कि उस मैसेज को देखता है और कहता है, इसकी इसकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये क्यों मेरी लाइफ में घुस रहा है? फिर वो खोलता है जहाँ पे लानजान ने मैसेज करा हुआ था, उसको वो देखता है। जहाँ पे इतने सारे मैसेज को देखे तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। फिर वो एक एक करके सारे मैसेज का रिप्लाई कर देता है। फिर बाद में वो उधर से बताता, हाय मेरा नाम लानजान है। विंग कहता, हाँ आईडी पे शो हो रहा है, क्या चाहते हो मुझसे, बोलो। लानजान कहता है, फ्रेंडशिप और कुछ भी नहीं। वो कहता, ओ अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारा तो नाम जान गया मैं, लानजा। और तुम्हारी एज कितनी है? तो वहां पे वांगजी 32 बता देता है। विंग आंखें बड़ी हो जाती, कहता है, ये ये बुढ़ा इंसान मुझसे दोस्ती करने चाहता है? फिर वो कहता है,
तुम्हें नहीं लगता कि मुझसे दोस्ती करने के लिए तुम कुछ ज़्यादा ही बड़े हो? वांगजी भी फटाक से रिप्लाई में लिखते हुए कहता है, ही जस्ट अ नंबर। वैसे भी किसने कहा है कि बूढ़े लोग दोस्ती नहीं कर सकते? हाँ, वो भी तो कर सकते हैं ना, वो भी तो इंसान है ना। वैसे भी मुझे तुम पसंद है, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। खुद से झल्लाते हुए कहता है, छी 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 छी, क्या कर रहा हूँ मैं? मतलब ये 30-32 साल के बुढ़े आदमी से मैं दोस्ती कर रहा हूँ? ये मैं ऊपर से इसके मैसेज का रिप्लाई क्यों कर रहा हूँ? मुझे क्या जरूरत आन पड़ी है कि मैं इसके मैसेज का रिप्लाई करूँ? मुझे नहीं बात करना। वो सीधे गुड नाइट लिख करके सो जाता है। सामने जब लांजान आई मीन की वांगजी जब देखता है कि विंग ने बस गुड नाइट लिखा है और आगे वो उससे बात कर नहीं रहा है, कहता मुझे इसे देखना है, मैं क्या करूँ? थोड़ा देर वो चक्कर काटता है, फिर वो उसे कॉल करता है। फिर एक रिंग ही जाती है, फिर वो कॉल कट कर देता और कहता है, इतनी रात को कॉल करने का कारण क्या दूँ? फिर वांगजी कहता है, कोई ना, वैसे भी मैं उसका हस्बैंड हूँ। इतना बोल करके और वांगजी कॉल कर देता है अपने पर्सनल नंबर से, जिसपे मिस्टर लैन लिखा हुआ आ रहा था। विंग नींद में ही बिना नंबर देखे सीधे उठाकर कहता है, हेलो कौन? वांगजी कहता है, तुम्हारा हस्बैंड। और कौन? उठो विंग। विंग उसकी वॉइस सुनकर कहता है, यू? मैं नहीं उठने वाला, यू मॉन्स्टर। और इतना बोलकर वो वापस से सो रहा होता है। वांगजी वीडियो कॉल कर रहा होता है तो विंग कहता है, क्या कर रहे हो? विंग वांगजी की बात सुनकर वांगजी उसे रिप्लाई देते हुए कहता है, प्लीज पिक अप द फोन विंग। विंग फोन उठा करके और हाथ में रखे हुए था और कहता है, मुझे नींद आ रही है, मैं अभी जस्ट सोने आया हूँ, मुझे सोने दो ना, सोते हुए कौन किसको देखता है भला? वांगजी कहता है, ठीक है, फोन को लैंप के पास रख दो खड़ा करके, तुम सो जाओ। विंग कहता है, हाँ, कुछ भी ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। फिर वो हमारा जो विंग था वो फोन को टेबल लैंप के सामने खड़ा कर देता है और विंग आराम से गुलू मुलू बन के खुद को कडल करके और कंबल तान करके स्माइलिंग फेस के साथ में वो सो जाता है। वांगजी उसको इस तरह से करते हुए देख करके उसकी दिली इच्छा, दिली अरमान, दिली ख्वाहिशें तीनों एक साथ ना पनप रहे थे और वो बाहर उगने के लिए तैयार थे। लेकिन अफसोस कुछ नहीं हो सकता। विंग हमारा एकदम खराटे मार के सो रहा है और वांगजी उसे देख रहा है पर पिछले आधे घंटे से। जब वांगजी जी भरकर विंग को देख लेता है, फिर कहता है, गुड नाइट बनी, बहुत जल्द तुम मेरे बाहों में होगे, मेरे पेट पे। इतना बोल करके अब वो कॉल कट कर देता है। अगले दिन हमारा विंग ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और वो फोन भी चेक कर रहा होता है, जहाँ पे लांचन भी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा हुआ था और उसके लिए मेड जो थी वो बना के चली गई हुई थी, तो वो उसे गर्म करके खा रहा था। और वो फिर वापस से लांजा वाला आईडी से विंग को मैसेज कर रहा था और कहता है, रात को इतनी जल्दी सो गए क्या? हमारा विंग दिखता है, मुझे किसी बड़े से खटमल ने काट लिया था और उसने मुझे बहुत देर तक पकाया भी था, उसी वजह से मुझे सोना पड़ा था। फिर लांजान जो कि हमारा विंग ना ठंडी कॉफी पीता है, तो वो पी रहा होता है तो लांजान का मैसेज देखकर खांसना शुरू कर देता है, क्योंकि लांजान ने लिखा हुआ था, क्या वो बड़ा सा खटमल तुम्हारा हस्बैंड है? इस पे वो खांसने लगा था। फिर विंग जल्दी जल्दी टाइप करके कहता है, नो 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 नो, वो मेरा हस्बैंड वस्बैंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। आई मीन कि मैं सिंगल भी सच कहूँ तो एक्चुअली में मेरा 5 साल का बेटा है और 32 साल का मेरा एक बुढ़ा हस्बैंड भी है, जिसे मैं बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। आई हेट दिस। इतना बोल करके वो लिख देता है। विंग की लिखी हुई लाइन देख करके वांगजी तो पहले हाँ करके देखता और कहता है, मैं 30 साल का बुढ़ा इंसान, मेरा 5 साल का बेटा कब पैदा हो गया? फिर तभी वहां पे क्लेस का रिप्रेजेंट होता है और कहता है, सर आपको पता है ना आज लंच मीटिंग होने वाली है, तो आई थिंक हमें जल्दी ऑफिस के काम खत्म करने होंगे, तो चलना होगा। तो वांगजी कहता है, हाँ ठीक है। फिर वो कॉल उसके आगे मैसेज कर नहीं पाता क्योंकि क्रिस आ गया था, उसके सामने लबी डबी होना जरूरी थोड़ी था। फिर वो फोन को ऑफ करके रख देता है। विंग जब देखता है कि इसके बाद उसने मैसेज ही नहीं किया तो विंग कहता है, हाँ चलो पीछा छूटा। फिर वो आराम से अपनी कॉफी वगैरह को साफ करके वापस से ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करता है। कर रहा होता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में था तभी न्यूज़ ने डोर खोल के, क्योंकि उन दोनों के पासवर्ड ना उन दोनों को पता थे। आता है अरविंद को ना चम्मच से ना प्लेट पे कूटा पीटी करते हुए देखता है, कहता है, "हाँ, क्या हो गया? कहीं तुम्हारा शुगर डैडी तुम्हें फिर से तंग तो नहीं कर रहा ना? हे बड़ी क्या बात है हाँ?" विंग कहता है, नहीं यार, हाँ, एक 32 साल का और बुढ़ा इंसान है जिससे मुझे वीचैट पे ऐड किया हुआ है, पता नहीं कैसे उसे मेरी आईडी मिल गई है और वो मुझे पड़े मैसेज कर रहा है। और देखो ताज्जुब की बात ये है कि मैं भी ना उसे मैसेज कर रहा हूँ यार, मतलब लाइक व्हाट। तो न्यूज़न कहता है, कहीं इस बुढ़े से तेरा मन भर गया हो तो कहीं उस बुढ़े पे लाइन मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा ना?
विंग कहता है कुछ भी, एक मेरा मॉन्स्टर बॉस है और मैं दूसरे डेविल को घर नहीं लाने वाला। हाँ। और फिर वो याद करता है कि उसका मॉन्स्टर बॉस वो तो कभी भी उसे व्हाइट फिश पीने के लिए और खाने के लिए बोल देता है, और पता नहीं क्यों वो मान भी जाता है। और ये सोच करके वो अपना सर ना खुजा रहा होता है। जिसने कहता है हे वेट 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 वेट, किसी तांत्रिक को तो बुला के नहीं लाना पड़ेगा ना, तू अपने आप ही अपने बालों को क्यों नोचे जा रहा है, पैर हाथ क्यों पटक रहा है बो, कहीं तेरे ऊपर कोई दादी माँ की आत्मा तो नहीं आ गई है ना बड़ी। हाँ। और इतना बोलकर उसका प्लेट वाला खा रहा होता है। विंग कहता है खा ले ले ले, ये भी ले ये भी ले ये भी ले, तू ही खा ले, ले खा ले, मुझे नहीं खाना, ऐसे भी मेरा पेट भर गया, मैं जा रहा हूँ, रूम बंद कर दियो तू। इतना बोलकर विंग झल्लाते हुए अपना बैग लेता और वहां से जा रहा होता है। इन्हीं सिंह कहता है हे फोन लेके नहीं जाएगा क्या, मैं फोन ले लूं तेरा। विंग कहता है खबरदार मेरे फोन को हाथ लगाया तो। इतना बोलकर वो ले लेता है फोन और वहां से चला जाता है। निहिसंग कहता है इसे क्या हुआ, आचिंगा को बता दूं क्या। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी इसके लिए, छोड़ो हटाओ भी। फिर वो उसके मजे से उसका वाला ब्रेकफास्ट खा रहा होता है। ऑफिस आने के बाद वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। और पूरा दिन विंग का ऐसे शेड्यूल बीत रहा था, उसको कुछ मैगजीन के कवर्स बनाने थे, वो उस पे काम कर रहा था। फिर वो एनालिटिक्स डिपार्टमेंट में गया, यहाँ से कुछ चीज़ों को कलेक्ट किया और फिर उन सभी चीज़ों को वो चेकआउट करने लगा। काम करते करते रात को लगभग 8 बज चुके थे। अब हम चलते हैं वांग जी की साइड। वांग जी ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद क्रिस के साथ वहां से निकल चुका था। निकलने के बाद वो वहां पे आता है। आने के साथ ही वो वहां से जैसे ही जाने को होता है ना, कि अचानक से उसकी ना टक्कर हो जाती है, जैसे कार टू कार नहीं होता है, तो वो टक्कर हो जाती है, जो कि क्रिस ना अनबैलेंस्ड हो गया था चलाने से, जैसे पार्किंग से निकालो और टक्कर हो जाती है ना, तो उसे थोड़ा सा ना सर में चोट लग गया था। क्रिस को भी लगा था और वांग जी को भी लग जाता है, जैसे पार्किंग से निकालते कार तब, इस तरह से। तो वो कहता है आई एम सॉरी सर, मेरी गलती है, मैं कार को मैकेनिक गैरेज में भेजना भूल गया था क्योंकि इसका लास्ट। और फिर वो चुप हो जाता है। वांगजी कहता है व्हाट द हेल, इतने बड़े हो करके तुम कार को सर्विसिंग के लिए नहीं भेज सकते हो। हॉस्पिटल चलो। क्योंकि सर वो दोनों हॉस्पिटल आ गए हुए थे और वो दोनों काम कर मतलब उसको बैंडेज वगैरह लगा हुआ था, तो रात का टाइम था, तो डॉक्टर ने बोला कि वैसे तो आप जा सकते हो, पर मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम 3-4 घंटे के लिए यहाँ पे रेस्ट तो करें। तो वांगजी कुछ नहीं बोलता और क्रिस और वांगजी दोनों रुक जाता है, क्योंकि सर में चोट लगा था, तो एक दो टाँके लगे थे और उसके ऊपर बैंडेज किया गया था, तो स्टिचिंग वगैरह खुलने के डर से डॉक्टर ने उसे 6 घंटे के लिए बोला कि मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन में रहिए। तो वो दोनों मान गए थे। दोनों के हाथ में एक एप्पल पकड़ा दिया था और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, कहते हमारी मीटिंग्स के बाद तुम ऐसा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और वो शाम का टाइम ही था। क्रिस और वो दोनों वहां पे थे। क्रिस अपने आई मीन की वांगजी के जो असिस्टेंट थी उसे कॉल करके बोल देता है कि सोफिया हम लोग हॉस्पिटल में है। सोफिया भी परेशान हो गई थी और वो वहां से सीधे हॉस्पिटल के लिए भाग आती है। वही विंग वो देखता है कि आज वांगजी ने अभी तक ना ही मैसेज किया है ना ही कॉल किया है। तो वांगजी विंग को ऐसे मैसेज पे ही लिख देता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। हाँ। और इतना बोल करके वो मैसेज रख देता है और वो सो जाता है। क्रिस भी हमारा दवाई का असर था तो दोनों सो गया था, मतलब वो होता है ना एनेस्थीसिया देता है थोड़ा थोड़ा ही मात्रा में, बट स्टिचिंग पर था इसी वजह से उसे एनेस्थीसिया दिया गया था, तो दवाई की वजह से मैसेज करके वांगजी पहले सो गया था। थोड़ी देर वांगजी को क्रिस निगरानी करता है और वो सो जाता है, क्योंकि क्रिस को पता था अभी सोफिया जस्ट आएगी ही आएगी। दैट्स वाई वो भी सो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, सोफिया है तो वो निगरानी कर लेगी। सोफिया आ चुकी थी और पहले वो वांगजी को देखती है, फिर क्रिस को देखती है कि एक ही वार्ड में दोनों लेटा हुआ था और बाहर 2 बॉडीगार्ड को खड़ा कर दिया जाता है। सोफिया क्रिस के सॉरी वांगजी के पास आके बैठ जाती है और कहती है माय लिटिल हैप्पीनेस, कब कब समझोगे आप कि मैं आपको कितना ज्यादा लाइक करती हूँ। छोड़ो भी। और वहीं दूसरी तरफ हमारे जो विंग था, वो जैसे उसने मैसेज देखा कि वो हॉस्पिटल में है, उसके लिए एक बुके और हाथ पे सेब की टोकरी लेके खरीद करके, शाम के 8 बज ही चुके थे, वो जैसे ऑफिस से निकला था अपना काम खत्म करके, तो सोचा वो विंग वांग जी से मिलके घर को जाएगा। वो हॉस्पिटल जब आता है तो देखता है कि वांग जी के गेट के सामने 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। वो जैसे उनको बोलता है कि मुझे ना मिस्टर लैन से मिलना है। वो बॉडीगार्ड तो पहले विंग से कहता है कि आपके पास पास है या कुछ भी ऐसा है जो आप उनसे मिल सकते हैं, आप उनके क्या हैं। विंग कुछ भी नहीं बोल पाता कि भाई आई एम सो कॉल्ड हस्बैंड वाट एवर, कुछ भी नहीं, और वो चुपचाप खड़ा था। तभी सोफिया अंदर से आती है और आते ही कहती है हेलो, हु आर यू। विंग सीधे सीधे कहता है मैं अर्गगा का ना स्कूल फ्रेंड हूँ, क्या मैं अर्गा से मिल सकता हूँ।
उसके मुंह से अर्गगा सुन करके सोफिया को जो छुआ उठा। हालांकि सोफिया इन वेस्टर्न चाइनीज थी, दैट्स वाई उसे चाइनीज लैंग्वेज पता थी और उसे अर्गगा का भी मतलब बहुत अच्छे से पता था। तो वो कहती है, नो थैंक्स, आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं उसकी फियांसे हूँ। तो आप मुझे देंगे और उन्हें देंगे तो बात बराबर ही होगा। जैसे ही विंग ने ये सुना, फियांसे, लाइक व्हाट, और वो सीधे फूल ना सोफिया के हाथ में ना दे करके वो टोकरी और वो फूल दोनों ना उस बॉडीगार्ड को पकड़ा करके वहां से भाग जाता है। इस बार विंग को इतना बुरा लगा था, इतना बुरा लगा था। वो बाहर रोते रोते आता और कहता है, सच में, मतलब क्या, क्या है ये, बताओ मुझे। तो एक तो जबरदस्ती मुझे अपने घर उठाकर लेके गए और मुझे कहा कि मुझे साइन भी करवाया और सो कॉल्ड हस्बैंड भी बनाया और साथ में तुम्हारे फियांसे भी है। क्या तुम दो को एक साथ रखना चाहते हो? मुझे चेस्ट में दर्द हो रहा है, मेरी सांसें हैवी हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्यों किया आपने ऐसा, क्यों किया? सच में आप मॉन्स्टर ही हो, मॉन्स्टर हो। और इतना बोलते बोलते विंग ना रोते रोते अपने अपार्टमेंट तक आता है और आते-आते गिर जाता है। वही नहीं है, जैसे हमारा जो रोज़मर्रा का सामान होता है ना, जैसे दूध, ब्रेड टाइप्स हो गया, तो वो एग्स और ब्रेड लेकर के आ रहा होता है, तो विंग को देखता है ज़मीन पे लेटे हुए। जैसे एंट्रेंस गेट होता है ना, तो वहाँ पे विंग ना एकदम बेहोश होके गिर पड़ा था। निहसैंग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके भागता है, उसी हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में वांग जी एडमिट था। तो उसे जल्दी से एडमिट कराता है और डॉक्टर को बोलता है फुल चेकअप करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वांग जी वो सपना देख रहा था, एक खूबसूरत सा सपना जो कि रियलिटी भी थी। जब वो सुबह में निकला था तो वो और वो दोनों लंच डिनर के लिए पहले तो ऑफिस का काम खत्म करा एंड देन फिर वो जो डिनर नहीं यार, लंच, लंच, हाँ, लंच के लिए जब वो लोग आए जहाँ पे उन लोगों को डील क्रैक करना था, तो वो लोग जब डील क्रैक कर रहे होते हैं तो शैंपेन दिया जाता है ना, वाइन और शैंपेन सर्व की जाती है। एक लड़की रेड वाइन लेकर के वांगजी के पास आते हुए उसके कोट पे ना ऐसे सिडक्टिव वे में हाथ चलाते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आपका नंबर मुझे मिल सकता है? विंग की सुबह वाली बात लैंजंग को याद थी, इसलिए कहता आई एम सॉरी टू से दिस, बट मेरा एक मेरी एक वाइफ है और 5 साल का बच्चा भी है और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। दैट्स वाई क्रिस, जो कि वो उसके हाथ में रेड वाइन ही नहीं थी, वो शैंपेन पी रहा था। देन वो जैसे ही वांगजी को देखता हाँ करके देख रहा था, लाइक व्हाट बॉस, आपकी शादी कब हो गई? और आपका 5 साल का बच्चा भी है, वो कब पैदा हो गया? और नो, वेट, आपने क्या बोला, वाइफ? और वो एकदम आश्चर्य से देख रहा होता है। हमारा वांगजी उसके फेस को सीधे हाथ से सीधा कर देता है और वापस से कहता है थैंक यू, और फिर वो पीने लगता है। वहाँ पे कुछ ब्रिटिश भी थे और ऑस्ट्रेलियन भी थी, तो वो लड़की जो थी वो बाहर की थी और उसके साथ हैंग आउट करना चाहती थी, बस वन नाइट स्पेंड टाइप्स और कुछ भी नहीं। बाहर आने के बाद कृष्णा अभी भी शॉकिंग स्टेज में था और वो कार पार्किंग के लिए तरफ दोनों जा ही रहे होते तब ये हादसा हुआ था। क्रिस रुकते हुए कहता, नो सर वेट, एक मिनट, आप मुझे आंसर करोगे? जी कहता है, यही ना कि मेरा 5 साल का बच्चा और मेरी वाइफ कौन है? तो वो कहता जहाँ तक हमें पता है आपने उस दिन विंग सर को उठा के लाया था, उनके पेपर पे साइन लिए थे, यंग यंग जो ला लेके आया था, क्योंकि मैं खुद गवाह था और मैंने भी साइन किए हैं उस पेपर पे, यंग ने भी किए हुए हैं, तो 2 सबूत की ज़रूरत पड़ती है ना अटॉर्नी के तौर पे, तो हम दोनों ने किए हैं। फिर आपकी वाइफ कहाँ से आ गए? पंग जी कहता है, वही मेरी वाइफ है। आप खुश? पहले तो क्रिस को कुछ समझ नहीं आया, लाइक व्हाट, क्या कहा सर ने? फिर जब वो समझा तब कहता व्हाट, वेट वेट सर, आपने विंग सर को वाइफ बना दिया? वांग जी कहता है, क्योंकि सिग्मा रूल तो यही कहता है हस्बैंड एक ही होता है ना, तो वाइफ ही हुई ना। ऐसे बोल करके वो आराम से बैठ जाता है। क्रिस जो खुश था भाई साहब, जो खुश था, वो कहता हो माय गॉड सर, मेरा ना आपका मन कर रहा है कि मैं ना गले लगा लूं और आपको झपिया पपिया दूं। वांग जी कहता हे होल्ड डाउन, बस वही तक, मतलब नो वेट, मुझे विंग के अलावा कोई और टच नहीं कर सकता, ठीक है ना? और तुम तो सोचना भी मत। इस पे क्रिस कहता है नो सर, मैं तो दूंगा। और इतना बोल करके वो जबरदस्ती उसके गले पड़ जाता है और कहता है सर किसी ने सही, हक तो सही सर। और इतना बोल करके वो चिपका हुआ था। वांग जी कहता ओके ओके, हाँ कूल, वरना कोई और देखेगा तो यू नो व्हाट, क्या समझेंगे लोग? कहता यस सर, आई एम सॉरी सर, बट आई एम सो एक्साइटेड सर। और इतना बोलकर वो दोनों जैसे ही बैठते बेचारे का एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि कार पार्क जहाँ किया हुआ था वो एरिया रूरल एरिया टाइप था, जैसे छोटे छोटे कील्स होते हैं ना जो पार्किंग में लगाए जाते हैं सेफ्टी पिंस के तौर पे, तो उसमें से ना एक कील ना निकल चुका था, जिस वजह से उसके टायर में चुभ चुके थे और हवा निकल चुकी थी। जैसे वहां से निकला, रोड पे रन किया, बस
सीधा ठुक गई कार उसके स्लीपिंग की वजह से। 10 बार छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। अब हम चलते हैं बैक टू द प्रेजेंट, ओके, जहाँ पे वांगजी ये सब ना देकर मुस्कुराए जा रहा था, मुस्कुराए जा रहा था, मुस्कुराए जा रहा था। वहीं पर सोफिया, जब वांगजी सोए हुआ था ना, तो उसका फोन लेते ही उसके फिंगरप्रिंट से टच हो रहा था वो, और खोल देती है फोन के, और फोन में जो वीचैट वाली जितनी भी हिस्ट्री वगैरह थी ना, वो सब डिलीट मार देती है, सिर्फ नंबर्स वगैरह को छोड़ के। और कहती है, सर मेरे अलावा आपकी लाइफ में कोई और तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, मैं करने भी नहीं दूंगा सर। और इतना बोल करके और वो जहाँ था वांगजी का फोन वहां वापस रख देता है। वांगजी लगभग 12-1 बजे के आसपास रात के टाइम पे उसकी नींद खुलती है, तो वहां पे सोफिया ना सोफा पे बैठ के सो रही थी। तो और बाकी जो क्या बोलते हैं बॉडीगार्ड ना, वो बाहर खड़े थे ना, तो वो देख पा रहे थे क्योंकि लाइट नीचे, तो बाहर के नजारा थोड़ा थोड़ा हल्का नीचे से ना रोशनी आ रही थी, वहां से उसे दिखाई दे रही थी। वांगजी देखता है कि क्रिस भी सो रहा है आराम से, वो भी घोड़े बेचकर दोनों टांग चियार करके एकदम करके सो रहा था। विंग को कुछ सूझ नहीं रहा था, वांगजी को कुछ सूझ नहीं रहा था, तो वो अपना फोन उठाता है एंड देन चेक करता है। पहले तो सारे मेल्स चेक करता है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स थे वो देखता है, और फिर उसके लैंस सिचन गगा ने भी कॉल किया हुआ था तो वो भी देखता है। वो कहता है बाद में कॉल करूंगा, बट उससे पहले वो वीचैट ओपन करता है कि क्या विंग ने उसे मैसेज करा हुआ था। पर ले, वहां पे ना विंग की आईडी थी और ना कुछ था। शुक्र मनाओ कि वांगजी ने उसे आर्शिव में भी डाल के रखा हुआ था, जहां से वो उसे ओपन कर सकता था, लेकिन मेन फ्रंट पेज पे और होम पेज पे वहां पे विंग की कोई आईडी शो नहीं हो रही थी, क्योंकि सोफिया ने पूरा का पूरा डिलीट मार दिया हुआ था। और कुछ गिना चुने लोग ही थे, जैसे वो हो गई, कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स हो गए, क्रिस हो गया, यही सब था। वांगजी वापस से आर्ची में जाता है और सारे मैसेज को देखता है जो उसने करा हुआ था, जो फिर विंग ने रिप्लाई किया हुआ था। फिर सामने ना विंग ने एक सैड वाला इमोजी सेंड किया हुआ था, ऐसे ही वो होता है ना टुकुर टुकुर देखने वाला, एकदम बैठा हुआ है बनी, और बनी नहीं, भालू, छोटा भालू बैठा हुआ है अंदर टुकुर टुकुर देख रहा है, वो वाला इमोजी सेंड किया हुआ था। तो वांगजी को हंसी भी आ गई और उसे गुस्सा भी आ रहा था सोफिया पे, क्योंकि सोफिया के अलावा यहाँ कोई और था नहीं जो ये कर सकता था। क्रिस तो अभी घोड़े बेच के सो रहा था, इसीलिए वो कहता है इससे तो मैं कल निपटता हूँ। पर उससे पहले वो खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे अच्छा फील हो रहा था, और वो बात करते करते उस कमरे से बाहर निकल जाता है, और वो लैंसिचन को बता रहा था कि मीटिंग अच्छे से ओवर हो गई, एक नॉर्मल सा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो लैंसिचन भी घबरा गए थे और वो बोलता कि मैं अभी आता हूँ। वांगजी कहता इट्स ओके गा, और इतना बोल करके और वो वापस से रख देता है। अब वांगजी को ना अच्छा नहीं लग रहा था, वो वापस से अपने कमरे में आके लेट जाता है और वो वापस से विंग को ना मैसेज करना स्टार्ट करता है। लेकिन विंग, जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन में था, वो एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिए जा रहा था। जो नीहे जंग था वो देखता है कि इसके फोन पे ना लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, और नीहे जंग ने अभी तक ना जांग चेंग को नहीं बताया था, जांग फेमियांग को नहीं बताया था, किसी को नहीं बताया था। और ये जो मैसेज कर रहा था लांजा वाला आईडी से कर रहा था, इसलिए नीहे जंग को लगा कि ये वही चिंपू का अंकल है जो उसको चिपक रहा है और कुछ भी नहीं। तो उसलिए वो फोन को ना ऑफ कर देता है और फिर वो पॉकेट में डाल लेता है, और सिटिंग एरियाज में बैठे हुए थे वही लैंस चेन वांगजी से मिलने के लिए आ रहा होता है, तो वो देखता है कि निहिसंग बैठा हुआ है, तो उसको एक तरफ से ही देखता है, फिर वो उसे थोड़ा सा ना डाउट होता है। फिर वो वांगजी वाले वार्ड में उधर से ही जा रहा होता है। फिर वो थोड़ा दूर आगे जाने के बाद वापस से यात्रा करता है निये निये, जो कि अपने दोनों हाथों को इंटरवाइन कर करके अपने फोरहेड से टिका के वो बैठा हुआ था और बहुत उदास था, क्योंकि वो ऊटी के बाहर बैठा हुआ था। लैन सिचन की वॉइस सुन करके कहता है, लैन का, लैन लैन का, और इतना बोलकर उसके ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि नी मिंजर, लैन सिचन, जियांग चेंग, जियांग फेमियांग अंकल, लैन किरण, ये सब ने एक साथ ही काम करते थे और वांगजी का अलग काम था। अरविंग हमारा एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय था, अब मतलब 3-4 डिपार्टमेंट को हैंडल करता था, लेकिन सीईओ के पोस्ट पे वो बिल्कुल नहीं था, तो वो बड़ा पोस्ट पे नहीं था अपनी ही कंपनी में, दैट्स वाई। तो वो नेहा सेन को रोते हुए देखता है, लैंसी जैन तो कहता है, नहीं है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और ओटी के बाहर क्या कर रहे हो, हाँ यार यहाँ कौन है। वो कहता है, अंदर विंग है, विंग अंदर गया है, पर पता नहीं डॉक्टर, तो 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक नहीं आए हैं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। फिर लैंस सिजन थोड़ा देर वहां बैठते हैं और कहते हैं मैं वांगजी से मिल के आता हूँ। तो नी सिंह कहता है आपके
भाई आई मीन कि मिस्टर सेकंड लैंड यहाँ क्या कर रहे हैं? कहता उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर ने उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा थोड़ी देर में, मैं अभी उससे मिलकर आता हूँ, ठीक है? कहता हाँ ठीक है, मैं यही हूँ। लैंसी जन कहता है मैं भी आ रहा हूँ, तुम कहीं मत जाना, ओके ना? और हाँ, तुमने किसी को कॉल किया? वो कहता है नहीं, पहले मैं जानना चाहता हूँ कि विंग को आखिर हुआ क्या है, उसके बाद मैं किसी को बताऊंगा, ओके ना? लैंसी जन कहते ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं जस्ट आया। फिर वो भागता हुआ आता है वहां पे, क्योंकि जिससे सीधा गया, कॉर्नर में टर्न हुआ, एंड देन सेकंड रूम था उसका, ठीक है, जिससे जहाँ नीहू जैंग बैठा हुआ था, वहां से सीधा भागता हुआ गया। फिर वो लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ने के साथ ही सेकंड रूम था जहाँ पे वांग जी एडमिट हुआ पड़ा था। अंदर आते ही कहता है वांग जी, तुम यहाँ हो? मैं तो डर गया था। फिर वो उसे चेक करता है, सब कुछ देख लेता है और कहता है कि अब मुझे तसल्ली है कि तुम बिल्कुल सही हो, पर अफसोस की बात है कि विंग अंडर ऑब्जर्वेशन में है। वांग जी कहता व्हाट, ये क्या बोल रहे हो आप? तो तो उसकी बात सुनकर लैन सेचन कहते वांग जी, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? विंग अंडर ऑब्जर्वेशन में है, आई थिंक से मुझे जियांगचिन को बताना चाहिए। वांग जी फटक से उतर जाता है और भागने लगता है। तो लैन सेचन कहते वांग जी कहाँ जा रहे हो? कहता का आपने सुना, आपने कहा ना कि विंग विंग ओटी में है, क्यों? और वो ओटी में क्या कर रहा है? उसने मुझे आज मैसेज क्यों नहीं किया? मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है? वो ऐसा कैसे कर सकता है गा? आपको पता है वो क्यों है? और उसे कौन लेके आया है? वो कहाँ है? इसीलिए वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है। उसका फोन भी स्विच ऑफ है। आप बताइए प्लीज गा। लैन सिचन एकदम कंफ्यूज्ड और उसके पास आते हुए कहते हैं हंग जी, ये क्या बोल रहे हो तुम? वो ओटी में है तो इससे तुम्हें क्या? विंग ओटी में है तो तुम्हें क्या वांग जी? वांग जी झल्लाते हुए कहता क्योंकि ही इज माय हस्बैंड। सोफिया जो कि सो रही थी धड़बड़ा के उठ जाती कहती व्हाट सर? वो उसे अवॉइड करता है और वापस से कहता है प्लीज बताइए वो ओटी में क्यों है? लंच जन कहते वेट व्हाट, क्या कहा तुमने? ही इज योर हस्बैंड। कब, कैसे? कहता है मैं बाद में बताऊंगा बट प्लीज। तो लैंसीजन कहते हैं हाँ मुझे पता है कि हम वो तुम उसे घर ला चुके हो, मॉम डैड से मिलवा चुके हो, तुमने उसे कहा कि तुम उसे शादी भी करना चाहते हो, पसंद भी करते हो, और जब तुमने कहा था कि तुम उससे शादी कर चुके हो तो हमें लगा शायद कि तुम बस हम लोगों को बताने के लिए कह रहे हो या मजाक है। एक पल के लिए तो मॉम को भी बिलीव हो गया था कि सच में तुमने शादी कर ली है, पर क्या तुमने सच में शादी कर ली है? भांगजी कहता है गौ, मैंने घर पे आपको बताया तो था ना, मॉम को, डैड को, अंकल के सामने सबको बोला था ना कि ही इज माई हस्बैंड, मैंने मजाक नहीं किया था। लेस्टिन कहते पर हमें लगा कि तुम बस उसे मिलाने लाए हो और बस बोलना चाहते हो कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा हस्बैंड है। क्या सच में तुम दोनों ने शादी कर ली है? तो जो हमारा वांगजी था वो वापस से कहता और मैंने मैरिज सर्टिफिकेट तो दिखाए थे ना, क्या वो भी झूठ लगा आपको गौ? दिस इज रिडिक्यूलस, प्लीज आप मुझे बताएंगे। लेस्टर कहता हो सकता है कि मुझे लगा हो कि शायद मजाक हो सकता है कि मॉम डैड को यकीन हो कि तुमने शादी कर ली हो, बट फिर भी इट्स ओके, ओके ओके ओके, चलो चलो चलते हैं। इतना बोलकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। क्रिस अभी भी घोड़े बेच के सो रहा था। जो हमारी सोफिया मैडम थी वो शॉक और कहती है नो, ये कब हो गया? वो वो उसका हस्बैंड कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा है तो मैं होने भी नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ लैन सिचेन और वांगजी वहां आ चुके थे जहां पे नीहू सिंह था। वांगजी सीधे नीहू सिंह के पास आते और कहता नहीं है, क्या वो अंदर है? नीहू सिंह कहता है गगा, लहन गगा, वो अंदर है पर अभी तक बाहर नहीं आया डॉक्टर, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मैं खुद डरा हुआ हूँ। वो वो अपार्टमेंट के बाहर वो अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था और वो बेहोश था। मुझे नहीं पता, डॉक्टर के आने के बाद ही पता चलेगा ना। लैंसीजन अपने मॉम, डैड, अंकल, जियांग छेंग, जियांग फेमियांग सबको कॉल कर चुका था और वांगजी चक्कर काट रहा था। सोफिया भी वहां के खड़ी हो गई थी। थोड़ी देर बाद क्रिस को जब होश आता है, वहां कोई नहीं था। वो उठता है और आंख मलते हुए कहता सर। वो बाहर आता था, बॉडीगार्ड वो बता देता है कि सर उस तरफ गए हैं, वहां पे कोई एडमिट है। क्रिस भी आता है और आने के साथ कहता है यहाँ क्या हो रहा है? वांगजी कहता है क्रिस मुझे नहीं पता, देखो विंग अंदर है, वो मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था, मुझे मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अब क्या होगा? तभी उधर से उसके फैमिली वाले आ रहे थे तो इसलिए वो कहता सर आई थिंक आपको शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि विंग सर ने अपने घर वालों को बताया है या नहीं। लैंसिचन कहता क्या मतलब कि उसके घर वाले में से किसी को पता नहीं है? वांगजी कहता शायद से नहीं गा, इवन
उसके भाई को भी नहीं, तो प्लीज। लहन कहता फॉर गॉड सेक वांग जी क्या करते हो तुम, हाँ। उसके बाद फिर वो कहता ठीक है, मॉम डैड को भी बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ये ना बोले, ओके। कहता ओके। फिर सभी लोग आते हैं और जांग फिमियांग जांग yu सब आ गए हुए थे। लैन सिचन ना अपने मॉम डैड अंकल को एक्सक्यूज करता हुआ दूसरे कॉर्नर में ले आता है और कहता है मॉम डैड आप लोग हाइपर रिएक्ट मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि विंग ने अभी तक अपनी फैमिली वाले को शादी के बारे में नहीं बताया है और वांग जी ने कहा है कि वो ना बताए। तो उसकी मॉम कहती है व्हाट, मतलब उस दिन वांगजी जो कह रहा था क्या वो सच में सच था? आई मीन कि हमें लगा कि वो ऐसे ही बोल रहा है, वो शादी करना चाहता है विंग से, दैट्स व्हाई। लैंसी जन कहते हैं मॉम एक पल के लिए तो मैंने भी यकीन कर लिया था कि वो शादीशुदा है, फिर मैंने सोचा कि शायद वांगजी का मन है उससे शादी करने के लिए, इसीलिए वो उसे जबरदस्ती पकड़ के आया है दिखाने के लिए हम लोगों को कि वो उसका वो क्लास फेलो मिल गया है जिससे वो प्यार करता था और उससे वो शादी करना चाहता है। लेकिन ये सब कुछ हो चुका है मॉम इन रियलिटी, और मैं अभी भी उससे ये बहस करके आया हूँ पर वो बहुत ज़्यादा ओवर पैनिक कर रहा है, हमें उसे संभालना चाहिए। इस पे जियांग फिमियांग चेंगो जुन कहते हैं मुझे तो पता ही था कि मेरा बेटा शादी कर लेगा। उस पे लाइनी कहती है अच्छा आपको बड़ा यकीन था? तो किरण कहते हाँ भाभी आपने देखा नहीं उसकी आंखों में वो जुनून, जैसे कि वो विंग को कैद करना चाहता हो अपनी दुनिया में। आप दोनों कैसे सोच लिया कि वो शादी, हाँ खैर छोड़ो, हम इस पे बात नहीं करते, पर जो भी है अब वो हमारे घर का फैमिली मेंबर है और हम उनके लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट का अरेंज करेंगे, है ना काका? चेंगो जुन कहते हैं दैट्स माय बॉय, यस डॉक्टर से बात करो किरण, हम वहाँ चलते हैं और इन लोगों को संभालते हैं, और हाँ इट्स अ सीक्रेट क्योंकि वो हमारा फैमिली मेंबर है ना? उसके बाद सभी लोग कहते हैं यस। फिर वो लोग वहाँ आते हैं जहाँ पे यू बहुत ज़्यादा परेशान थी और कहती है मुझे नहीं पता था एक ही मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, इसे क्या हुआ है, हाँ। इसमें वो कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो सब ठीक होगा। और जियांग चिंग था वो जियांग फिमियांग को संभाल रहा था क्योंकि जियांग फिमियांग ना एज अ फादर होने के नाते ऐसा नहीं था कि वो विंग से प्यार नहीं करते थे, पर एक स्ट्रिक्ट रूल होता है ना जो अपने बच्चों के अंदर एक पेरेंट्स देखते हैं कि मैं बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो लाइक मेरे बच्चे भी उस रूल को फॉलो करे, हमारे नक्शे कदम पर चले, कंपनी को ग्रो करे, नंबर 1 पोजीशन पे लाए, ना सही तो 2 पे लाए, बिजनेस स्ट्रेटेजी जो होती है वो फॉलो अप करे। विंग में ये खासियत तो थी लेकिन वो सीईओ बनना नहीं चाहता था। पहली दफ़ा जियांग फिमियांग ने उसके सामने ऑफर रखी थी तो विंग ने मना कर दिया था क्योंकि उसे ना किसी के भीतर बंद कर रहने में, काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो खुला आज़ाद होकर के काम करने वाला एक परिंदा होता है ना, अपने सपनों को संचार दो और उड़ान भरो, लाइक वैसे उसने क्रिएटिव फील्ड चुना, डिज़ाइन बनाना। फिर उसने देखा कि फाइनेंस में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे जो कि कोई और सॉल्व नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत सारे बर्डन्स होते थे, और विंग ने इसकी भी पढ़ाई करी हुई थी तो इसलिए उसने एनालिटिक डिपार्टमेंट को और डाटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट को भी चुना। इसीलिए वो 3 कंपनी को, फाइनेंस को भी वो रिकवर कर रहा था, तो 3 काम वो एक साथ कर रहा था। सबसे ज़्यादा काम तो हमारा विंग ही कर रहा था। खैर छोड़ो आगे बढ़ते हैं हम। तो वही सारी बातें जियांग फिमियांग सोच रहे थे और उसे अपने आप पे ना बहुत गुस्सा आ रहा था कि कभी भी उसने विंग को समझने की कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि देखो सब बच्चा एक जैसा कभी नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं जो कि पेरेंट्स की बातों पे, सपनों पे खड़े उतरते हैं, पर कुछ बच्चे ना उसका मोटिव अलग होता है, गोल्स अलग होते हैं। हमें समझना होता है कि हमारे बच्चे का पैटर्न क्या है, वो क्या चाहता है, वो किस तरह से चाहता है, एंड देन पेरेंट्स को गाइड करनी होती है, दैट्स लाइक। बट जियांग फिमियांग ने जियांग चिंग को हमेशा बढ़ावा दिया, उत्साहित किया, उसे कंपनी की पोस्ट भी दे दी, लेकिन उन्होंने विंग के बारे में कभी भी जानने की कोशिश नहीं की। हालांकि हर समय डूबती नैया जो होती है ना, उसका पतवार बनकर विंग ने उस कंपनी को खींच के बाहर निकाला, न निकाला बल्कि आगे के भी ओर लेके वो गया और कंपनी को ऊंचाइयों तक उसने पहुंचाया। एक एक बैक सपोर्ट होता है ना जो सामने नहीं आते, फ्रंट में जो खड़ा होता है दैट्स लाइक हीरो, पर बैक सपोर्ट होने वाले तो सुपर हीरो होते हैं ना। हमारा विंग एक लाइक अ सुपर हीरो, उसने हमेशा अपने पेरेंट्स को, अपने गगो को हेल्प करी इस कंपनी को ग्रोन अप करने में, हर चीज़ को सही तरीके से मैनेज करने में। बट वो रियल हीरो सामने नहीं आना चाहता था, दुनिया से शायद उसे नाराज़गी हो सकती है। ये सारी बातें हमारे जियांग फिमियांग सोच रहे थे और सभी वहाँ पे सेंटी माहौल था। 4 घंटे 4 घंटे के बाद ओटी रूम का डोर ओपन होता है। डॉक्टर्स
बाहर आते हैं, मास्क उतारते हैं, हर किसी की दिल की धड़कन रुकी हुई थी। वांगजी जो ओवर रिएक्ट पैनिक कर रहा था, वो आते ही कहता है, विंग कैसा है? सबको लग रहा था कि शायद से विंग के लिए ना वांगजी कंसर्न दिखा रहा है, पर किसे पता कि वांगजी के दिल की धड़कन और उसके अंदर जो तूफान आया हुआ है, वो कैसे समेट रहा है। अभी इन सब लोगों को देखकर सिर्फ और सिर्फ क्रिस को और वांगजी को और उसकी मॉम को, लैन सिचेन को, लैन किरैन को और उसके फादर को पता है, बाकी अदर्स किसी को भी नहीं। तो वो कहते हैं विंग विंग इज हाँ लाइक विंग, हाँ तो विंग ना वो ही इज फाइन बट तो जो हमारा वांगजी था वो चिल्लाते हुए कहता बट वाट, कहता एक्चुअली में उन्हें 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 ओवरी प्रॉब्लम हुआ है, तो हमें 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 ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर कहते ये क्या होता है? वो कहता है कि लाइक ये एक तरह से ऐसा होता है कि अगर इसका इलाज ना करा जाए ना तो इंसान की डेथ हो सकती है, और दूसरे मायने में कहा जाए तो विंग के अंदर ऐसी सिम्टम्स है जिससे कि वो फ्यूचर में प्रेग्नेंट भी हो सकता है, और वहाँ पे उसे सूजन हो चुका है जिस वजह से ब्लड के थैनॉल बन चुके हैं, और इसी वजह से उसे अपनी बॉडी में हीट फील होती होगी और उसका मन अजीब करता होगा, और आज शायद से इसी वजह से वो बेहोश भी हो गया है। इस पे डॉक्टर कहते हैं तो इसका क्या करना होगा? कहता कुछ नहीं, बस ऑपरेशन करके हटाना है। हमने अभी तक बस ट्रीटमेंट किया है, और यहाँ पे ऑपरेशन फॉर्म के लिए फैमिली वालों की रिक्वायरमेंट्स है ना, दैट्स वाई। तो वांगची कहता है इसके बाद वो बच जाएगा ना? वो कहता है पता नहीं, पर उसमें ना पस जमा हो गया है, और अगर वो नहीं हटाया जाए तो वो कैंसर का रूप ले सकता है, और ये फर्स्ट सिम्टम्स है या फर्स्ट स्टेज जो भी हम कहें, तो हमें इस पे काम करना होगा, नहीं तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। फिलहाल से हमने उन्हें दवाई दे दिया है, पर आप लोग अभी जस्ट नहीं 15-20 दिन बाद आप लोग मुझे बताइएगा, उसके बाद हम ऑपरेशन के सिचुएशन को आगे बढ़ाने वाले, क्योंकि इसमें थोड़े-थोड़े करके किया जाता है, अचानक से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। 2-3 चरण में हमें ये सब करना होगा और लास्ट में ऑपरेशन करके हटाना होगा। और हाँ, अगर अगर हमने अभी ये किया ना तो इन फ्यूचर वो अ, अगर अगर वो चाहे तो बच्चे को बर्थ दे सकते हैं, पर उसमें भी अ, बहुत मुश्किल कंडीशन है, क्योंकि अगर उन्होंने बच्चे को कंसीव किया तो उनकी जान जा सकती है। चांसेस बहुत कम है कि दोनों बच पाएँगे, बट ऐसे ऐसे होते हैं कोई-कोई केसेस जिसमें मेल्स प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, और शायद ये बचपन से इनके साथ ये यू नो व्हाट, आप समझ रहे हो ना, क्रोमोसोम्स, ज़ोमोसोम्स टाइप्स। तो लैंसजन सब पढ़े लिखे थे, वो कहते यस आई नो दैट कि होता है कभी-कभी बॉडी फिजिक्स चेंज हो जाती है और हमारी बॉडी मेल मेल से फीमेल में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो वो कहता है हुँ, दैट्स व्हाई। इतना बोल कर के और वो अ, अंदर चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या यहाँ पे विंग की बॉडी पार्ट्स लड़कियों वाले थे? नहीं भाई, विंग का पूरा बॉडी पार्ट लड़कों वाला ही है। वो एकदम गे बोलो या स्ट्रेट बोलो, जो भी बोलो, बट एक बॉय ही है। बट उसके अंदर जो बॉडी पार्ट्स है ना, जैसे कि एक लड़कियों के ओवरी होते हैं ना, तो उसी तरह से छोटा सा बोम्ब है, बड़ा भी नहीं है, छोटा बोम्ब है। उसमें बच्चे कंसीव करने के बाद भी ना विंग के बच्चे उसमें बड़े नहीं हो सकते। वो मतलब जैसे लेडीज के बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बूम्स बढ़ता जाता है ना, पर विंग के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर वो कंसीव करता है ना तो 2 या 3 मंथ बाद ही ना वो जो भी जाएगा उसमें, बहुत मुश्किल है, दवाई देना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो शायद उसमें बच्चे सर्वाइव करेंगे और बड़े हो सकते हैं, नहीं तो वो उसमें खराबी आ जाएगी। और अभी तो वहाँ पे पस बन चुका है, और उसको सबसे पहले काट के हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना विंग की डेथ हो सकती है। तो आई आई होप कि मैंने क्लियर किया हो और आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है? इतना बोल करके और सभी लोग एकदम धराम से बैठे हुए थे, तो वो मतलब सब एकदम सैंटी हो चुके थे। उसकी मॉम रोते हुए कहती है, ये कैसे हो गया? हमारा बेटा तो एक नॉर्मल बॉय है ना, फिर ये सब कैसे हो सकता है? हाँ, और हमारे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों होना है? आखिर क्यों? क्यों होना है ये? तो जो जांग फेमियांग थे वो यू को समझाते हुए कहते हैं, यू ऐसा कुछ नहीं है, हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। छिंगोजुन आते हैं और उसके पास बैठते हुए कहते हैं, देखो यू, ऐसा नहीं है कि लड़की या लड़कियां ही ओनली फॉर बेबी को कंसीव कर सकते हैं और प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे लड़की के पास होते हैं ना
ओवरी वैसे लड़कों के पास भी होते हैं, पर उनसे थोड़े से अलग होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि लड़के के पास क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, और लड़कियों के पास ओनली फॉर एक्स एक्स होते हैं, जिस वजह से लड़के और लड़कियों का संबंध बनता है, तब जाकर बच्चे पैदा होते हैं। पर कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, स्पेशल किड्स, तुम्हें पता है ना। तो हमारे विंग भी उसी में से एक स्पेशल किड है। उसके पास एक्स एक्स है, उसके पास एक्स वाई नहीं है। दैट्स वाई ये स्टार्ट हुआ है। और अगर वो किसी के साथ एज अ बॉय होने के नाते ही वो संबंध बनाता है, तो वो प्रेग्नेंट होने के उसके लगभग 50% चांस हैं। तुम समझ रही हो ना, हमारा विंग एक बॉय ही है, पर उसकी बॉडी ने उसे धोखा दिया है। इसमें विंग की कोई गलती नहीं है। हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर इस बात को नहीं समझेंगे, तो फिर उन लोगों का क्या। हाँ, और हाँ, विंग को कोई ये एहसास नहीं दिलाएगा कि वो सच में एक मॉन्स्टर है। वो हमारा बच्चा है ना यू। सभी लोग रोने लगे थे, और खासकर वांग जी, वो तो एकदम चुप हो गया था। वो दूर थोड़ा जा करके सिटिंग एरिया वाले कुर्सी पे बैठ जाता है, जहाँ पे क्रिस रोते रोते आता कहता है, सर ये क्या हो गया। वांग जी कहता है, धीरे धीरे बोल रहा था, उसको मतलब बाकी लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था, वो बस रोते रोते कहता है, मैंने सुबह में उसे वाइफी बोला था ना, उसे क्या जरूरत थी वाइफी बनने की। मैंने तो मजाक में बोला था, पर ये कोर्ट ने क्या किया। अगर मुझे पता भी होता कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है, फिर भी मैं उसे प्रेग्नेंट नहीं होने देता। मैं उसे मरने नहीं दे सकता क्रिस। एक बार पहले भी तुम्हें पता है, उसने आधी अधूरी बात सुनी और उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। बहुत बुरा है वो। उसने कहा ना कि मुझे बाहर जाके पढ़ना चाहिए था। हाँ, उसने ये सही तो सुना था, पर टीचर ने मुझे साथ में ये भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से स्कॉलरशिप के जरिए बाहर जा कर के ऑनलाइन बाहर ना जा कर के ऑनलाइन भी क्लासेज और कोर्सेज कर सकता हूँ। पर मैंने ही कहा था कि मैं बिजनेस स्टडी के लिए सर बस 1 साल के लिए अब्रॉड चला जाऊंगा। और इस पे मैं उनसे बात करने लगा था कि वहाँ क्या क्या होता है, और न जाने कब विंग आके वो सारी बात सुन चुका था। उसने पूरी बात कभी, वो हमेशा भी कभी ना, वो पूरी बात सुनता नहीं है, बस सीधे कंक्लूजन पे कूद जाता है। उसे बस लास्ट एंडिंग होनी चाहिए और कुछ नहीं। देखो आज उसकी हालत क्या हो गई है। मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर उसे पता चला कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो वो अपने आप को माफ नहीं करेगा। मैं उसे जानता हूँ, वो खुद को हर्ट करेगा, बट मुझे अपने करीब नहीं आने देगा। क्रिस, मुझे विंग चाहिए प्लीज प्लीज। सोफिया जो इन दोनों की बातें सुन रही थी, और इधर इन फैमिली वालों को भी, उसके अंदर का जो लावा था वो फूट रहा था बहुत ज्यादा गुस्से के मारे। उसने ठान लिया था कि वो विंग को जान से मार देगी, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो वांगजी को लाइक करती है और उसी के साथ वो शादी भी करना चाहती है। और वो चुपचाप वहां पे खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। धीरे धीरे करके वहां पे भीड़ ज्यादा हो गया था। डॉक्टर ने उसे नॉर्मल वार्ड पे शिफ्ट कर दिया था, दवाई वाई दिया गया था, और उसे बोला था कि 15-20 दिन बाद उसकी फर्स्ट प्रोसीजर अभी ये हुई, सेकंड उसका स्टार्ट होगा, थर्ड उसका, फोर्थ उसका फाइनल ऑपरेशन किया जाएगा। ये सब सुनने के बाद सभी लोग थोड़े सख्ते में आ गए थे, और सबको विंग को मिलने के लिए चले गए हुए थे। वांग जी अभी भी बाहर वहां पे बैठा हुआ था। लैनी आती हैं और आकर के वांग जी के बगल में बैठ जाती है, और उसे अपने कंधे पे ले लेती है, शोल्डर पे, और कहती है, बच्चे सब ठीक हो जाएगा। वो बहुत बहादुर है, वो उससे पार जरूर निकल आएगा, है ना। और वैसे भी ये तो फर्स्ट स्टेज है ना, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर अपने विंग के लिए हम हायर करेंगे। वांग जी कहता है, मॉम आपको क्यों लगा कि मैंने आप लोगों से कहा वो झूठ था। क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि ये वही है जो मुझे छोड़ के चला गया था, और मैं अब इसे जाने नहीं देना चाहता। मैं इसे शादी कर चुका हूँ। उसकी मॉम कहती है, आई एम सॉरी बेटा, क्योंकि तुम कभी किसी चीज की डिमांड नहीं करते, कभी कोई बात हमसे नहीं करते। अचानक से तुम उसे उस दिन घर लेके आए, वो भी इस तरीके से बांध कर, तो हमें लगा कि शायद तुम बस मजाक कर रहे हो, प्रैंक, और इसमें विंग तुम्हारा साथ दे रहा है। दैट्स इट। हाँ, मुझे लगा था कि शायद तुम दोनों शादी करना चाहते हो बहुत जल्द, पर सच कहूँ तो नहीं। पर तुम्हारे डैड को और अंकल को तुम पे यकीन था,
उन्हें पता था कि तुमने जो फैसला लिया है और जो तुमने किया है वो बहुत सही है। एक बार के लिए मम्मा को माफ कर दो वांग जी प्लीज। वांग जी कहता है इट्स ओके मम्मा, पर पर उसके फैमिली वालों को मैं कैसे बताऊं? हाँ, तो वो कहता है अभी जब सही वक्त आएगा तब हम बता देंगे। हम्म, पर डोंट वरी, हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक विंग रिकवर नहीं हो जाता, कोई ना कोई यहाँ पे जरूर रहेगा। इतना बोलकर वो वांग जी को सोप कर रही थी और वांग जी को ढांढस बंधा रही थी। वांग जी जिसका भी रो रो के बहुत बुरा हाल हो चुका था, वो बहुत मतलब टूट चुका था यार, कि अचानक से सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, विंग उसके साथ नोक झोंक कर रहा था, लड़ रहा था, फिर ये अचानक से क्या हो गया। ऐसे करते हुए वो लोग पूरी रात बिता देते हैं। सुबह 7 बजे जब विंग की आंख खुलती है तो हॉस्पिटल में वो था। पहले तो वो आंख खुलती है, उसको छत पे पंखा ऐसे टिक 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 करके नाच रहा था, वो दिखता है। फिर आसपास की चीजों को वो ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट करता है, जाकि पूरा का पूरा एक पिन ड्रॉप साइलेंस में डूबा हुआ था। अगर एक सुई भी गिरे ना तो छन से आवाज आएगी। वो फिर धीरे धीरे करके उठ के बैठने का स्टार्ट करता है, तो उसको ऊपरी एरिया में ना दर्द हो रहा था, क्योंकि वहां पे उसे बहुत सारे निडल्स लगे थे और दवाई वगैरह दिया गया था ताकि सूजन कम हो जाए। दैट्स वाई उसे थोड़ा-सा पेन तो हो रहा था, बट वो उठ के बैठ रहा था और उसके हाथ में भी ना वो पानी की आईवी ड्रॉप्स लगी हुई थी। वो जैसे ही बैठ के देखता है, शॉक, और वो कहता है, "यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ओह माय गॉड!" फिर वो कहता है, "नी हसैन, ग ग ग डैड, मॉम।" और फिर वो जब वांग जी को देखता है, जो कि वांग जी सोफा पे ही सोया था, वांग जी सोया था, क्रिस सोया था, उसके बगल में लैन सिचन, उसके डैड थे और अंकल थे, चारों एक तरफ से पूरी लैन फैमिली थी, एक तरफ जियांग फैमिली थी और सोफिया बाहर थी, बॉडीगार्ड्स भी बाहर ही थे। वो उसकी वॉइस सुन कर के सब भाग कर के आता है। सबसे पहले तो वांग जी भाग कर के आता है, तो क्रिस धड़ाम से गिरता है सोफे पे। फिर भी वो अपने आप को मैनेज करता है, तो सब लोग एक-एक करके उठ गए थे। वांग जी आते ही कहता, "पिंक, पिंक, पिंक, तुम ठीक हो ना? हाँ, क्या हुआ है तुम्हें? और ये सब कैसे हो गया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ?" इतना बोल रहा था, तभी कहता है, "यहाँ पे सब है सर।" वांग जी अपने इमोशन पर अपने पे कंट्रोल करते हुए आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी ये वर्ड सुनकर ही। लैंसिजन उसके कंधे पे हाथ रखकर दबा देते हैं कि मानो अपनी भावनाओं पे काबू रखो वांग जी। वांग जी उठ के खड़ा हो जाता है और दूर चला जाता है। फिर लैंसिजन बैठ जाते हैं और उसको पूछते हैं, क्या हुआ है विंग को? विंग यहाँ पे कैसे पहुंचा? क्या विंग बताएगा? विंग कहता, मुझे नहीं पता गौ, मैं तो मॉन्स्टर से मिलने आया था। तो लैंसिजन कहते, व्हाट, वेट, किससे मिलने आए थे? कहता, वो मैं मिस्टर लैन से मिलने आया था, बट उसकी फियांसे ने कहा कि वो रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं वापस चला गया। फिर मैं जब अपार्टमेंट पहुंचा तो मैं बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। पहले तो वांग जी लैंसिचन दोनों शॉक और कहते, फियांसे? फिर कहता, हाँ, तुम्हारे फियांसे, वो तुम्हारे, मुझे नहीं पता, बट वो अभी हॉस्पिटल में ही होगी, जाओ देखो। वो उसने कहा कि वो तुम्हारा ध्यान रख रही थी तो तुम्हें छोड़ के तो जाएगी नहीं। अभी उससे अलग ही गुस्सा हुआ पड़ा है। मुझे बताया भी नहीं, मुझे सोकॉल्ड हस्बैंड बना दिया और उसकी फियांसे भी है, लाइक ऐसे वाला ट्रीटमेंट दे रहा हुआ था। वांग जी का तो फिर से बहुत चढ़ गई और वो बोलने वाला था विंग, पर क्रिस उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे वांग जी के क्रिस की तरफ देखता है और क्रिस उसे काम डाउन रहने के लिए बोलते हैं। फिर एक एक करके सब विंग से बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसे हो आप। वो बोल देता है कि वो अभी ठीक फील कर रहा है, पर उसे ना नीचे दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो वो कहता है, हाँ, वो डॉक्टर ने बोला है ना कि थोड़े से प्रॉब्लम है, 4 ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे। वो कहता है, सच्ची? कहता, तो क्या मैं रिपोर्ट देख सकता हूँ? कहता, जियांग छेंग कहता, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कहा तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, तुम्हें हर चीज़ की देखनी क्यों होती है? अभी रेस्ट करो, ठीक है ना? और हाँ, ज़्यादा हैवी सामान मत उठाना, ऊपर नीचे मत करना, सीढ़ी से लेफ्ट से जाना। एक एक करके फहरिस्त सुनाना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है, ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं तो बच्चा देने वाला हूँ, कुछ भी मतलब। उसकी बात सुनकर के सारे फैमिली वाले शॉक हो गए थे। और फिर उसकी मॉम मैडम यू आते हुए कहती है, एक्चुअली में विंग, आ, ये सही है। विंग कहता है, क्या मॉम, क्या सही है? सारे फैमिली वाले वहीं थे, वांग जी भी इवन वहीं था। वांग जी तो पीछे मुड़ जाता है, क्योंकि उसे ना विंग की हालत देखी नहीं जा रही थी, सुनी नहीं जा रही थी। और उसकी मॉम कहती है, तुम ना डरना मत, हम सब ना तुम्हारे साथ है विंग।
एक्चुअली में तुम्हारी बॉडी ना बेबी कंसीव कर सकती है और तुम बेबी को बर्थ भी दे सकते हो। विंग एकदम चिल्लाते हुए कहता है, क्या मॉम, आर यू सिक? यस, आप सच में बीमार हो गई हैं। मॉम, मैं एक बॉय हूँ, बॉय ना कि एक गर्ल। मैं कैसे बेबी को जन्म दे सकता हूँ मॉम, प्लीज। ये आप क्या बोल रही हैं? हाँ, क्या मैं कपड़े खोल के दिखाऊं सबको कि मैं एक बॉय हूँ ना कि गर्ल? मैं एक बॉय हूँ मॉम। पर सब लोग सीरियस थे। विंग अपनी मतलब पैंट्स को ना खोल ही रहा होता कि तभी उसके लेंस किचन बैठे हुए थे। हाथ रोक लेता और इसका कहता है, हमें पता है कि तुम बॉय हो और ऐसा नहीं है कि तुम ट्रांसजेंडर या व्हाटएवर जो भी हो, तुम एक नॉर्मल बॉय ही हो। विंग कहता है, ऑब्वियसली मैं एक नॉर्मल बॉय हूँ, मैं ट्रांसजेंडर या व्हाटएवर वैसा वैसा कुछ नहीं हूँ मॉम। तो फिर उसकी मॉम कहती है, हमें पता है बेटा, आप एक नॉर्मल बॉय ही हो, बट आपकी बॉडी के अंदर शायद से भगवान कुछ और करना चाहते हैं। विंग कहता है, क्या मजाक चल रहा है? सीरियसली मुझे आप लोगों में से किसी से बात नहीं करनी, आउट। और मुझे रिपोर्ट दो प्लीज, प्लीज आशेंग, मुझे रिपोर्ट दो। कहता है जांगचिंग कहता है, देखो तुम्हारे बॉडी के अंदर ना छोटे से बोम्स है और उसमें ना सूजन हो गया था, ब्लड के कोरल बन गए हुए थे, थैनल बन गया हुआ था और वहां पे पस जमा हो चुके हैं। दैट्स वाई तुम्हें वहां पे सूजन हो रहा है और तुम्हारी बॉडी में हीट बढ़ रही है। तो इसी वजह से तुम बेहोश हो गए हो और डॉक्टर ने कहा है कि उसे ऑपरेशन करके हटाना होगा, वरना कैंसर के रूप में वो बड़ा होता चला जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि ये कैंसर का एक एक पार्ट है जो कि फर्स्ट स्टेज के स्टार्टिंग फेज में है। निकिता, कुछ भी मजाक चल रहा है क्या? मतलब एक मैं बॉय, दूसरा मैं प्रेग्नेंट भी हो सकता हूँ, तीसरा मेरे बॉडी में कैंसर के सिम्टम्स दिख रहे हैं। व्हाट द हेल? और वो चिल्ला पड़ता है। तभी डॉक्टर वहां आता है विंग को चेक करने के लिए, कहता है, बरखुरदार, आपको इतना चिल्लाना नहीं चाहिए, मैं समझाता हूँ। फिर वो विंग को बताता है, देखो जब बेबी बर्थ लेता है ना तो बॉडी पार्ट्स बनते हैं, तो कुछ चीजों की वजह से ना बेबी ना कभी विकलांग होता है, कभी अंधा हो जाता है, कभी दो तीन हाथ आ जाते हैं, कभी बॉडी ऑर्गन्स में ना छेड़छाड़ हो जाती है, ये कभी हार्ट में होल हो जाता है, कभी ना एक किडनी होता है तो दूसरा नहीं होता है। ये सब ना कुछ चीज़ों की कमी की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिम्टम्स हर बच्चे में होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिसमें होता है। लाइक आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। आप एक नॉर्मल हमारे जैसे इनके जैसे एक मेनली पावर के साथ में एक बॉय ही है। ना ही आप गे हैं, ना ही ट्रांसजेंडर है, ना ही व्हाटएवर, कुछ नहीं है, आप एक बॉय ही हैं। बट एक्चुअली में क्या हुआ है ना कि आपके साथ ना थोड़ा सा बस वो लड़कियों जैसे होते हैं ना, लड़कियों में एक्स और एक्स होते हैं और बॉयज में एक्स वाई होते हैं। देन आपके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स हैं। और आपको उसका मतलब तो पता ही होगा कि आप लड़कियों के जैसे अंडाणु, जो पीरियड साइकिल्स होती है ना, तो पहले से ये सिम्टम्स जैसे नॉर्मली लड़कियों में 12 साल 13 साल के बाद स्टार्टिंग फेज में होता है वो हो जाता है, पर आपकी बॉडी एक बॉयज की थी। देन शायद से ये 1-2 साल से दिख रहा होगा। विंग कहता है, हाँ लगभग 2 या 3 साल से है, जब मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगता था और मुझे अजीब लगता था। ऐसे लगता था कि जैसे डॉक्टर कहता फट रहा है, या फिर ऐसे लग रहा है जैसे कि कुछ लिक्विड जैसा कुछ चिपचिपा जैसा बन रहा हो। कहता हाँ, पर मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। वो कहता हाँ एग्जैक्टली ये पीरियड के सिम्टम्स होते हैं, पर आप बॉयज़ थे तो आपके साथ कुछ ऐसा ज़्यादा हुआ नहीं, तो अंदर थेनल बन गया और अ, ये धीरे-धीरे जमा होते गया, क्योंकि लड़कियों में डिस्चार्ज होता है, पर आप बॉयज़ थे तो यू नो व्हाट, आप समझ रहे हैं ना? विक्की कहता है, आई नो डॉक्टर, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो कुछ ख़ास नहीं है, बस उसे बस हटाना है, उसके बाद एक को बंद कर देना है और एक से ही आप पूरी लाइफ़ रह सकते हो आराम से। कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन करना ही तो है। बट हाँ, फर्स्ट प्रोसीजर हमने कल पूरा कर लिया है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ की ज़रूरत है, तो आप फैमिली वालों से बात कर लीजिए, उसके बाद फिर मुझे चेकअप करने दीजिए। और इतना बोल करके वो ऊपर-ऊपर से उसको चेकअप करता है, जैसे बीपी हो गया, नॉब्स हो गया, बीपीएम में वो होता है, वो सब चेक कर लेता है और फिर कहता है, आप ठीक है, आप बातें कर सकते हैं। वो उतना बोल करके चेक करके वो चला जाता है। विंग अलग शौक। और उसकी माँ उसे हाथ लगाते हुए कहती है, बेबी आप ठीक हो? विंग कहता है, मॉम मुझे ना अकेला रहना है, प्लीज क्या आप लोग बाहर जाओगे? उसकी मॉम रोते हुए कहती है, प्लीज बेबी ऐसा मत कहो ना, आप अच्छे हो। विंग कहता है, मॉम प्लीज बाहर जाओ आप लोग।
मैं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मैं बस समझना चाहता हूँ कि मेरे साथ ही क्यों? सभी लोग बाहर चले गए थे। इवन जब वांगजी नहीं जा रहा था तो विंग कहता है, सर प्लीज आप भी जाइए बाहर, मुझे अकेले रहना है प्लीज। ना चाहते हुए भी क्रिस और लैंस टीचर वांगजी को भी खींच के बाहर ले जाते हैं। वांगजी तो एकदम एकदम स्टैचू वाला मूर्ति बन गया था, मतलब वो ना हाँ कर रहा था ना हूँ कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। कितना अच्छा चल रहा था वो, उसे परेशान कर रहा था, उसे टीच कर रहा था, उसे अपने पास लाने की कोशिश कर रहा था। अचानक से विंग के लाइफ में क्या आ गया? वो बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो बाहर था और विंग अकेले ही अंदर लेटा हुआ था। 2 दिन तक ऐसे ही चल रहा था। विंग सबसे थोड़ा बहुत बात कर रहा था, क्लियर कुछ बोलता भी नहीं था। एंड वापस से 2 दिन बाद वो डिस्चार्ज होकर के घर आ जाता है। विंग वांगजी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। वांगजी को पता चल रहा था कि विंग ना उसे अवॉइड कर रहा है, कुछ भी मतलब मौका नहीं दे रहा है उसे उसके करीब आने का या बात करने का या कुछ भी करने का, कोई मौका नहीं दे रहा था। वो जब भी बात करने की कोशिश करता था साथ में सोफिया भी होती थी और क्रिस भी होता था, जिस वजह से विंग का तो और पारा चढ़ जाता था और वो वांगजी से खुन्नस खाए घूम रहा था। वांगजी उससे अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन उसके पास भी कोई ऐसा मतलब सिचुएशन नहीं बन रहा था कि वो उससे बात करे। वो खुद उससे गुस्सा होकर के बैठा हुआ था, मतलब दोनों के बीच में ना टेंशन वाला माहौल ज्यादा क्रिएट हो चुका था। अब विंग डिस्चार्ज होकर के घर आ जाता है और वो अपने अपार्टमेंट जाना चाहता था, लेकिन उसे जाया नहीं जाने देता। नी हिजैन और जियांग चेंग उसके फादर मदर सब उसे अपने घर जियांग हाउस लेके आ गए हुए थे। अब तो लानवांग जी के पास और कोई स्कोप था नहीं कि वो उससे मिले या बातें करे या कुछ भी अपने दिल की बात कहे। वो उसे मैसेज भी करता था तो बस विंग ना सीन करके छोड़ देता था अपने पर्सनल वाले नंबर से। और जब लांजान मैसेज करता था तो वो उसे थोड़ा बहुत बात कर लेता था। विंग के पास लांजान से बात करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो अब वांगजी ने ठान लिया था कि वो लांजान बनकर ही विंग से बात करेगा, क्योंकि कम से कम इसी बहाने वो उससे बात तो कर रहा है ना। इसी वजह से वो उसी आईडी से उसे थोड़ा बहुत बात करता, फिर वांगजी को काम आ जाता तो वो चला जाता था। वहीं दूसरी तरफ एज यूजुअली वांगजी अपने ऑफिस में बैठा हुआ विंग को मैसेज कर रहा था कि हे तुम क्या कर रहे हो। विंग बेड पे लेटा हुआ था और वो कुछ कर नहीं रहा था, इसलिए वो कहता है मैं एक डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझसे बन नहीं रहा है। और वो पिक्चर भेज देता है, जो कि ना एक पोस्टर के ऊपर ना मैगजीन ही था जहाँ पे कुछ क्यूजी साइंस को पिक्चर बनाने थे, जिसमें उसे ना एक डोनेट था जो कि सूखा हुआ ब्रेड था, बिस्किट का मिक्स था, उसको पिक्चर बनाना था, ड्रॉ करना था, वो बन नहीं रहा था। उसका पिक्चर क्लिक करके भेज देता, कहता मुझे सेम ऐसा बनाना है पर मुझसे बन नहीं रहे हैं, मैं क्या करूँ। वो उसे देखकर हंसी रहा होता है कि तभी वहां पे सोफिया आ जाती है और कहती सर मीटिंग के लिए चलना है। वांग जी उसके पास आता है और उससे सोफिया का फोन मांगता है। सोफिया डरते हुए फोन दे देती है। वांग जी सीधे खड़ा होता है, उस फोन को पहले कहता है तो तुम्हें दूसरे की चीजों पे हक जताने में बहुत मजा आता है ना सोफिया? क्या कहा था तुमने विंग से कि तुम मेरी फियांसे हो? ये कब हुआ मुझे बताओगी? हाँ, क्या मैंने कभी तुम्हें हिंट दिया है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ या मैं तुम्हें पसंद करता या वॉटेवर जो भी? कहता नहीं सर, आपने ऐसा कोई हिंट नहीं दिया था। फिर वांगजी उस फोन को सीधे दीवार पे मारता है, क्योंकि उसका ह्यूज सा बहुत बड़ा सा कैबिन था, फेंक के मारता और कहता है तो फिर तुमने उससे ऐसा क्यों कहा? जो कुछ भी विंग के साथ हुआ है ना, इसकी वजह तुम हो कहीं ना कहीं। सोफिया अपने घुटनों पे आ जाती कहती आई एम सॉरी सर, पर मेरा वो रीजन नहीं था, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता, मैंने तो बस ऐसे। हंगजी उसकी गला को दबा देता और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हें मैं बख्श दूंगा? सिक्योरिटी और इतना बुलाना हुआ ही था। क्रिस भी आ गया हुआ था भागकर, कहता व्हाट हैपेंड सर? कहता है इसे इन दोनों के हवाले करो, और हाँ तब तक मुझे इसकी चीखें सुनाई देनी चाहिए, तब तक कि ये आखिरी हालात में ना पहुंच जाए। सुबह कहती नो नो सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्रिस कहता ओके सर। और उसी कैबिन में दूसरी साइड सोफा के पास वो साउंड प्रूफ रूम था। वांग जी अपना काम कर रहा था और वो दोनों गार्ड उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे। वांग जी के सामने में क्रिस भी वहां पे चुपचाप खड़ा था। वांग जी की आंखों में जो खून उतरा हुआ था, गुस्सा उतरा हुआ था, वो साफ साफ क्रिस देख पा रहा था। और आते हुए कहता सर उसके बाद क्या करना है? कहता है इसकी डेड बॉडी को ले जा करके किसी आश्रम में फेंक के आओ। यू नो व्हाट, क्या करना है तुम्हें, या फिर किसी हॉस्पिटल में डाल के आओ। ये मुझे अपनी लाइफ में दोबारा दिखनी नहीं चाहिए, समझे ना क्रिस? क्रिस कहता ओके सर। और फिर क्रिस कहता क्रिस क्या तुमने फॉरेन के डॉक्टर से बात की? क्या वो कब आ रहे हैं? हाँ। कहता सर आई थिंक पहले हमें विंग सर से बात करनी होगी ना, क्योंकि वही तो हाँ या ना। भांग जी कहता डैम इट,
मैंने कहा कि डॉक्टर को बुलाऊं, मुझे उसकी अब परमिशन नहीं चाहिए। उसके बाद क्रिस कहता ओके सर। वांग जी कुर्सी घुमा करके दूसरी तरफ मुड़ जाता है, उसके कान में उसके चीखने की, सब कुछ हटो छोड़ो ये सब के साउंड्स आ रहे थे, पर वांग जी अपनी आंखें बंद किए हुए बस एक ही चीज कहता है, बस बहुत हो गया विंग, तुम्हें ठीक होना होगा। तुम अगर ऐसे नहीं माने तो मैं तुम्हारी मॉम डैड को मनाऊंगा और तुम्हें भी मनाऊंगा, पर मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा विंग। फिर वांग जी अपनी आईज क्लोज कर लेता है और ये कॉलेज स्कूल के टाइम का है, जहाँ पे विंग भागते हुए आता है और उसके सामने एक थैला बढ़ा देता है। वांग जी कहता है ये क्या है? कहता है कुछ नहीं, मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाया था, मैं आपके लिए लेके आ गया। आप तो वैसे भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके आते नहीं हो, फिर मैं लेके आ गया आपके लिए। ले लीजिए ना अर्गगा। अर्ता बोलकर बड़ी प्यार से ना एकदम क्यूट से आइस को ना एकदम फ्लफी फ्लफी करके उसको देख रहा होता है। भांगजी को ना विंग ना भी एक लॉस्ट पपी दिख रहा था। भांगजी उसके हाथ से वो ले लेता है। भांगजी के बैग पे एक पिट्ठू वाला बैग था, विंग के भी बैग पे एक पिट्ठू वाला बैग था, स्कूल वाला बैग था। उसमें से वो सैंडविच निकाल के खाता कहता अच्छा है। तो विंग कहता बस अच्छा है। तो वांगजी उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखता है और कहता है ओ अच्छा, बहुत अच्छा है। विंग बहुत ज्यादा खुश हो गया था, कहता है ये यस। फिर वो कहता है क्या हुआ? विंग कहता कुछ भी नहीं, आपको पसंद आया ना, बस यही काफी है। चलिए क्लास में चलते हैं। तो वांगजी कहता ठीक है। वांगजी खाते खाते ना विंग के बालों को ना रफल कर देता और कहता साखवा, बदमाश कहीं के, बोल नहीं सकते, खुद बना के लाए हो, मम्मी की नाम लेने की क्या जरूरत थी। ऐसे करते वो उसको और वो दोनों क्लास में चले जाते हैं। अब ऐसे करते मतलब होता है ना कि कभी कभी यहाँ से स्टार्ट हुआ था इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बना था ना, ये सब स्टार्टिंग फेज था और वांगजी वही देख रहा था। एक और वो एक चीज देखता है जहाँ पे विंग ना कुछ लड़कों के साथ ना फाइट कर रहा था, क्योंकि उसकी किताब वगैरह को ना उस लड़कों ने उसके आने से पहले ही निकाल के वो फेंक दिया हुआ था उसके सीट से। और विंग ना उससे वो फाइट कर रहा था कि तुमने मेरी किताबों को हाथ क्यों लगाया, मुझे अपनी जगह से क्यों हटाया, मैंने तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, ऐसे करके वो लड़ रहा था। तो वांगजी सीनियर था, आता है और उन लोगों को बीच बचाव करता है और वांगजी ना विंग को सीधे तमीज से पकड़ते हुए उसको सीधे ऊपर छत पे ले जाता है और ले जाकर के दीवार पे पिन करता है। विंग जो कि एकदम फनक रहा था गुस्से के मारे ना, नाक मुंह फूल रहे थे उसके, बहुत बहुत छटपटा रहा था और उसको बोला था अर्का छोड़ो मुझे, मैं उसका ना खून कर दूंगा, उसने मेरे सारे बुक फेंक दिए, मेरे बैग में से सारी किताबें निकाल के बाहर गिरा दी, और अब बोल दो मुझे शांत रहने। मैं शांत नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। वांगजी उसको शांत कराने के लिए सीधे उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। ये कोई डीप किस या पैशनेट किस नहीं था, ओनली फॉर वांगजी विंग को शांत कराना चाहता था। वांगजी ने उसके दोनों हाथ को दोनों तरफ से एक से वो होता है ना हाथ को उठा करके हैंड्स अप वाला पोजीशन, तो वैसे वाले पोजीशन में दोनों को दोनों तरफ हाथ किए हुए था, उसको चाप देता है और उसके लिप्स को कैप्चर किए हुए था। विंग का धीरे 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 गुस्सा शांत हो गया था। वांगजी उसे गले लगा लेता है और कहता है प्लीज शांत हो जाओ बनी, शांत हो जाओ प्लीज। विंग एकदम शांत हो गया था और वो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। बैक टू द प्रेजेंट। वांगजी कहता है मैं तुम्हें होल्ड करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें मिलना भी चाहता हूँ। फिर वो कहता है क्रिस कार निकालो, मैं अभी जा रहा हूँ। क्रिस कहता कहाँ जाना है सर? कहता मुझे विंग को मिलना है, कितने दिन हो गए हैं, मैं कैसे देखूँ, वो ऑफिस न जाने कब आएगा, मुझे उससे मिलना है, प्लीज चलो। कहता सर इन कपड़ों में? कहता है आह। फिर वो कहता ओके ठीक है। फिर वो कोट को खोलकर वहीं छोड़ देता है, टाई ढीला करता है, कहता अब चलो। और वो एक नज़र देखता है सोफिया के, जहाँ के उसके सारे कपड़े नीचे फटे पड़े थे और वो जो हंटी बाउंटर्स थे ना वो अपना काम कर रहे थे। सर को देखकर वो खड़े हो गए थे और पीछे मुड़ गए थे, जिससे कि उन दोनों का बस बट दिख रहा था। वांगजी कहता है कंटिन्यू करो क्योंकि ये मुझे डेड एंड चाहिए। वो कहता है जी सर। और इतना बोलकर वांगजी और क्रिस वहां से निकल आते हैं। क्रिस ड्राइव करता हुआ वहां आता है और इन दोनों के ऊपर, इन दोनों को ना बाकी का तो पता नहीं, लेकिन अपने पार्टनर्स को लेकर सेल्फ कंट्रोल ज्यादा था। तो वो जैसे नीचे आता है ना कार में बैठने के लिए, तो हान मिल गया था। तो क्रिस कहता है हान डेड बॉडी ऊपर है, तुम्हें ठिकाने लगाने हैं। हान यहाँ पे एक साफ शूटर है और साथ में पर्सनल असिस्टेंट, बॉडीगार्ड, असिस्टेंट है बॉडीगार्ड वांगजी और क्रिस दोनों का है। वो मतलब जो इलीगल ठिकाने होते हैं ना लगाने को, वो सारा चीज ना हान करता था, दैट्स वाई। तो हान ओके बोल करके ऊपर चला जाता है और प्राइवेट एलिवेटर से जाता है जहां से ये लोग नीचे आए थे, और ये दोनों विंग से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वांगजी ने क्रिस ड्राइव करके वांगजी को उसके घर के पीछे वाले सेक्टर एरिया में लाके खड़ा करता है कार को थोड़ा दूरी पर और कहता है सर यहाँ से जाना होगा।
फिर वो आता है और अपना हाथ दोनों को एक साथ इंटरवाइन करता है आगे की तरफ से। वांग जी उसके हाथ पे चढ़ के दीवार फांद करके अंदर चला जाता है। क्रिस भी आ जाता है कि कुछ ये हो तो वो मतलब अलर्ट कर सके और वहां से भाग सके। हालांकि जंग हाउस के आगे में सिक्योरिटी गार्ड था, पीछे एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, तो उन लोगों को इजी होता है वो स्विमिंग पूल वाले एरिया से होते हुए विंग के खिड़की के पास वांग जी ने हेल्प किया हुआ, क्रिस ने हेल्प किया हुआ था वांग जी को ऊपर चढ़ने में। तो वो दोनों चढ़ के आ गए हुए थे। क्रिस ना बाहर विंडो के पास खड़ा था बालकनी में, और वो अंदर शीशा खोल करके अंदर जाता है जहाँ पे हमारा विंग ना स्केचिंग कर रहा होता है, जो कि पिक्चर भेजा हुआ था वांग जी को। तो अचानक से धम की आवाज सुनता है, वो कहता कौन? तभी वो सामने देखता है वांग जी को और कहता है मॉन्स्टर। इसके बारे में सोच रहा था और ये प्रेजेंट भी हो गया। फिर कहता वेट, ये मेरे कमरे में क्या कर रहा है? वांग जी सीधे उसके बेड पर आता है, विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। उसके विंग के एक हाथ उसके आईपैड पे थे, दूसरा हाथ बेड पे था। विंग का एक घुटना बेड पे था और दूसरे से वो खड़ा था। वांग जी का राइट हैंड विंग के गर्दन पे था और लेफ्ट हैंड से उसके जो राइट हैंड थे ना विंग के, उसको वो जकड़ के रखा हुआ था और उसके लिप्स को अपना मुंडी टेढ़ा करते हुए कैप्चर कर चुका था एक डीप पैशनेट किस। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। ये ना 6 या 7 चैप्टर तक जाएंगे, एक एक घंटे का एक एक एपिसोड। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। जैसे भी लग रही है प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।